मसलन इमरान खान के दौर में मैंने कई दफ़ा ये क्वेश्चन उठाया कि आप कहते हो कि ये गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। तो मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि भाई नेहरू और गांधी के इंडिया को आपने कब क्रेडिट दिया? उसको क्रेडिट दिया होता तो आज आपके क्रिटिसिज्म में वजन होता। आपने तो कभी क्रेडिट नहीं दिया, हमेशा यही कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है इंडिया में। तो अब ये देखिए कि 47 में पार्टीशन के बाद मुसलमान इंडिया की आबादी का 9.5% थे, आज वो 15-16% हैं। कत्लेआम के बावजूद उनकी तादाद इतनी बड़ी है। और 1950 में 10,000 हिंदू मारे गए थे, आपको पता है, ईस्ट पाकिस्तान में। और हमारे जो पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल, वो इसी वजह से इस्तीफ़ा दे के इंडिया चले गए थे। तो हमारे यहाँ ये जो एक सेल्फ राइचसनेस है कि हमने, वो कहते हैं ना, अपनी आँख का आपको शहतीर नज़र नहीं आता, दूसरे की आंख का तिनका नज़र आता है। अब मसलन आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी किसी से आप बात करते, आप कहते क्या पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है, वो फ़ौरन आपको कहता इंडिया की किताबों में नहीं है। सो हमारे यहाँ ये अजीब वो अप्रोच है कि सूडान में 3 लाख मुसलमान मारे जाएँ तो किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, किसी को पता भी नहीं होता, मीडिया के लिए वो इशू नहीं होता। लेकिन अगर इंडिया में 2 लोग भी मारे जाएं तो वो बड़ी खबर होती है। तो हम गोया जहालत की बुनियाद पे इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं, और खौफ ऐसे हैं जिनको हम शायद कभी आर्टिकुलेट भी नहीं करते, अननोन खौफ हैं। तो कभी मैं नहीं चाहता अखंड भारत, ये तो मुसलमानों की कुछ साजिश होगी, क्योंकि अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, क्योंकि मुसलमानों का तो माशाल्लाह बर्थ रेट भी ज़्यादा है, तो हिंदुओं का बर्थ रेट काफ़ी कम है। अच्छा जी, जो ऑडियंस आपकी डेवलप हुई ख़ास तौर पे इंडिया में, ये आपने टारगेट रख के आपने प्रोग्राम्स किए या खुद ही डेवलप हो गई? मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि पाकिस्तानियों की इंटरेस्ट इस तरह की सीरियस चीज़ों में बिल्कुल नहीं है। इवन अब्दुल बासित साहब का आप देखिए व्लॉग, उस पर कमेंट्स देखिए, 90%, 85-90% वो इंडियन होते हैं। बहुत कम पाकिस्तानी कमेंट उस पर भी करते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरे उस पर भी, और मैं तो उनको कोशिश करता हूँ इंगेज करने की, कोशिश ये होती है कि किसी कमेंट को भी डिलीट ना करूँ। ऑल कमेंट्स आर अलाउड। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक साहब हैं, वो अकरम साहब, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एडवाइज़र हुआ करते थे, तो उससे पहले लम्स वगैरह में भी पढ़ाते रहे, जावेद अकरम शायद नाम है उनका। वो ऐसे अजीब दावे करते हैं और फिर नीचे कमेंट्स डिसेबल्ड। एक साहब हैं जो जावेद अख्तर के पुराने जानने वाले हैं, लखनऊ के ज़माने के, उन्होंने जावेद अख्तर के ख़िलाफ़ एक व्लॉग बनाया और कह रहे हैं कि जी आई वुड वेलकम योर फीडबैक, और नीचे कमेंट्स का सेक्शन डिसेबल। उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनको मैंने इस पर पूछा भी, एक तरफ आप कह रहे हो कि जी योर कमेंट्स आर वेलकम, गिव मी योर फीडबैक, और साथ ही डिसेबल भी किया हुआ है, व्हाट इज़ दिस? तो हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए और डिबेट से खौफ नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी अप्रोच में कोई गलती होगी तो यू शुड ओपनली एक्सेप्ट दैट, ठीक है जी मुझसे गलती होगी, मुझे याद है कि YouTube से पहले आप Facebook पे बहुत एक्टिव थे और बड़ी उसमें ना सिर्फ आप खुद पार्टिसिपेट करते थे मुख्तलिफ डिबेट्स में, बल्कि दोस्तों को भी मदऊ करते थे, उन्हें टैग करते थे। मैं इवन मुझे कई दफ़ा किया कि भाई आप भी इस पर कमेंट करें। सही। तो इसका क्या, उसका भी यही मतलब होता है कि लोगों को एंगेज करना किसी डिबेट में? एग्जैक्टली। कुछ हमारे दोस्त हैं, और उसका फ़ायदा क्या है? उसका हमारे जो है ना दोस्त, कुछ वो अगर ज़रा सा भी कोई कमेंट आप क्रिटिकल कर दें तो उनको फ़ौरन ब्लॉक कर देते हैं। आई थिंक दैट इज़ अनहेल्थी अप्रोच। कोई बंदा अगर कोई बहुत गाली गलोच नहीं कर रहा तो यू शुड वेलकम क्रिटिसिज्म, यू नो, यू लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। आपको पता चलता है कि आपके आर्गूमेंट में ये वीकनेस है। और मेरी कोशिश ये होती है कि कोई बात करने से पहले मैं एक मेंटल एक्सरसाइज करता हूँ कि क्योंकि इस बंदे का वर्ल्ड व्यू ये है, इसकी अप्रोच ये है, तो मैं ये बात करूँगा या उससे क्वेश्चन करूँगा तो उसका एक्सपेक्टेड रिस्पांस क्या होगा। उस एक्सपेक्टेड रिस्पांस की रोशनी में मुझे अपनी बात करनी चाहिए, अपना क्वेश्चन करना चाहिए। सो दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, ऐसे ही चवल ना मारें कि आप ऐसा सवाल करें वो आगे से कह दे नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, यू नो। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा होमवर्क करें,
उस बंदे के पुराने रिकॉर्ड, पुराने स्टेटमेंट्स देखें कि क्या कहता रहा है ये। और इजी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, यू शुड डू योर होमवर्क, ताकि आप इंटेलिजेंट क्वेश्चंस करें, ताकि कोई नतीजा निकल सके उससे। तो मुझे खुशी है कि मेरी अप्रोच जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रही, यूज़फुल रही, और मेरे इंटरव्यू इसी वजह से पसंद किए जाते हैं कि मैं इन डेप्थ कोशिश करता हूँ क्वेश्चनिंग करने की। अच्छा, आपने कहा कि आसान सवाल ना हो, मुश्किल। मैंने तो कभी अभी तक आपको कोई मुश्किल सवाल नहीं किया, तो उसकी क्या वजह आप समझते हैं? नहीं, मतलब आसान सवाल से मुराद ये कि सोच के करें, यू नो, चाहे आसान भी हो तो आप एक मेंटल एक्सरसाइज आपने की हुई हो। अच्छा, तो साहब आप ज़रा थोड़ा सा यानी हम थोड़ा अपनी गुफ्तगू को संजीदगी की तरफ लेके जाते हैं। आप जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, या इंडियंस वहाँ आजकल एक इंडिया की एक मिसाल बड़ी सेकुलरिज़म के हवाले से दी जाती थी, तो आजकल सेकुलरिज़म को इंडिया में भी बहुत चैलेंज है। तो आप ऐसे लगता है जब आप सवाल करते हैं कि जैसे वो उन लोगों का नैरेटिव या इंडिया का नैरेटिव आप सामने रख रहे हैं, तो ऐसा है? तो आपने कहा कि अभी हम सीरियस क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल पिछली गुफ्तगू भी हमने सीरियस ही की। जी जी। बहरहाल ये जो बात है ना, उसमें मेरी अप्रोच ये होती है कि अगर ये कंप्लेंट हमें अब पैदा हुई होती ना, तो मैं इसको वज़न देता कि जी अब इंडिया में जो है ना ये हो गया है, और पहले जो था वो इंडिया बड़ा अच्छा था। मसलन इमरान खान के दौर में मैंने कई दफ़ा ये क्वेश्चन उठाया कि आप कहते हो कि ये गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। तो मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि भाई नेहरू और गांधी के इंडिया को आपने कब क्रेडिट दिया? उसको क्रेडिट दिया होता तो आज आपके क्रिटिसिज्म में वजन होता। आपने तो कभी क्रेडिट नहीं दिया, हमेशा यही कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है इंडिया में। और उनका भुट्टो साहब का 1968 का एक स्टेटमेंट मैंने कई दफ़ा कोट किया। उन्होंने कहा था कि ए कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज़ गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। 68 में ये बात की उन्होंने, उससे पहले भी बेशुमार लोगों ने की होगी। तो अब ये देखिए कि 47 में पार्टीशन के बाद मुसलमान इंडिया की आबादी का 9.5% थे, आज वो 15-16% हैं। कत्लेआम के बावजूद उनकी तादाद इतनी बड़ी है। पाकिस्तान में कितनी माइनॉरिटीज़ थी 1947 में? बांग्लादेश में कितनी थी? अब कितनी है? यानी बांग्लादेश में तो 28% तक का फिगर मैंने देखा है कि 47-48 में 28% थे, आज 8% है। और बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है कि वो हमसे ज़्यादा टॉलरेंट है शायद रिलीजन के मामले में। वहाँ पे ये सूरत हाल है। और 1950 में 10,000 हिंदू मारे गए थे, आपको पता है, इस पाकिस्तान में। और हमारे जो पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल, वो इसी वजह से इस्तीफ़ा दे के इंडिया चले गए थे। वहाँ भी उनको कोई हीरो का वेलकम नहीं मिला, वो बेचारे गुमनामी में ही, क्योंकि वो दलित थे, गुर्बत में फौत हो गए। मतलब दलित भी थे। अगर प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे उनको यूज़ करना होता तो इंडियन गवर्नमेंट टूल के तौर पे कर सकती थी ना, कि उनको जनाब बिल्कुल बांस पे चढ़ा देती और देखो जी इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये वो पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, ये कर लिया वो कर लिया। तो दे डिडंट यूज़ हिम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो हमारे यहाँ ये जो एक सेल्फ राइचसनेस है कि हमने, वो कहते हैं ना, अपनी आँख का आपको शहतीब नज़र नहीं आता, दूसरे की आँख का तिनका नज़र आता है। तो इससे हमें निकलना चाहिए। अच्छा, इंडिया ने कभी हमें क्रेडिट दिया कि हम फ़लाँ पाकिस्तान फ़लाँ ईरा में बहुत अच्छा था और अब अच्छा नहीं है? उनका ऐसा कभी व्यू रहा है? मेरा ख्याल है वहाँ पे ना इस तरह का, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी शायद मुझसे डिसएग्री करें कि उनकी उस तरह से एक ऑब्सेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान को डाउन करना ही करना है। तो हमारे हालांकि पाकिस्तान में लोग ऐसे ही समझते हैं। यस, आई एग्री विद यू। लेकिन वो जो है, अब मसलन आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी किसी से आप बात करते, आप कहते क्या पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में हिंदुओं के खिलाफ नफरत पाई जाती है, वो फ़ौरन आपको कहता इंडिया की किताबों में नहीं है मुसलमानों के खिलाफ। यानी विदाउट नोइंग अ वर्ड अबाउट इट, वो फ़ौरन वो कह देगा कि इंडिया की किताबों में यही है। सो नोबडी आस्क्ड फॉर एविडेंस कि भाई वेयर इज़ योर एविडेंस फॉर दिस। तो इस तरह का एक नैरेटिव जो है ना, एक जिसको आप समझ लीजिए गॉस्पेल ट्रूथ हमने समझ लिया है कि मुसलमान इंडिया में नाखुश ही हैं।
तो बीजेपी में ख़ास तौर पे नाखुश हैं, उससे पहले कांग्रेस थी उसमें भी नाखुश थे। अब मैंने कई लोगों से ये पूछा, मैंने कहा जी कांग्रेस जो है उसके ख़िलाफ़ हमारी किताबों में आज भी नफ़रत मौजूद है। अगर कांग्रेस बेहतर थी तो क्या हमने उसको कभी एक्सेप्ट किया कि हाँ जी कांग्रेस अच्छी पार्टी? अब कुछ लोगों को कांग्रेस अच्छा लगना शुरू हो गई है, लेकिन आप कल को हो सकता है बीजेपी से कोई बुरी पार्टी आ जाए तो हम बीजेपी को अच्छा कहना शुरू हो जाए। अभी भी अब तक भी टेक्स्ट बुक्स में कम से कम हमारे बीजेपी के खिलाफ नफरत नहीं है, कोई कांग्रेस वाली चल रही है। तो उसमें यही मेरा कहना है कि हमें अपने प्रॉब्लम पे तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया के जो इंटरनल इश्यूज हैं उस पर हम ना ही करें बात तो अच्छा है। वो कहेंगे यार पाकिस्तान इज द लास्ट पर्सन टू लेक्चर अस ऑन ह्यूमन राइट्स, कि आप यार वो अपनी चारपाई के नीचे जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं डांग फेरो, सानू रहन दो। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये कहते हैं कि यार हमें अपने उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब देखिए ना कितना सिलेक्टिव है हमारा ये कंसर्न। चीन में मुसलमानों के साथ जो होता है उसका हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी वो कहता है कि मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट को, आई मीन दे आर सपोज टू बी द बेस्ट इन्फॉर्म्ड पीपल। इंटेलिजेंस एजेंसियां उनकी कमांड पे होती हैं, उनका अपना स्टाफ होता है, फॉरेन ऑफिस होता है, वो कहते हैं हमें तो नहीं पता चीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। हमारे यहाँ ये अजीब वो अप्रोच है कि सूडान में 3 लाख मुसलमान मारे जाएं तो किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, किसी को पता भी नहीं होता, मीडिया के लिए वो इशू नहीं होता। लेकिन अगर इंडिया में 2 लोग भी मारे जाएं तो वो बड़ी खबर होती है। इवन आप देखें नेक्स्ट डोर बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ क्या नहीं हुआ, वो हमारे यहाँ कभी इशू नहीं बना। बल्कि मुझे एक साहब बता रहे थे कि इस्लामाबाद में पोस्टर्स लगे, वो बैनर्स लगे हुए थे बड़े बड़े रोहिंग्या के हक में, वो रातों रात गायब हो गए। तो मैंने पूछा किसी से यार ये क्या हुआ, उन्होंने कहा जी वो रोहिंग्या वो बर्मा वाले जो है ना हमसे कुछ जहाज़ ख़रीद रहे हैं, थंडर, JF थंडर। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई ये पोस्टर शोस्टर हटा दो। तो क्या इंडिया वाले भी अगर हमसे 2-4 जहाज़ ख़रीद लें तो फिर ये हमारी अप्रोच क्या बदल जाएगी? अगर वो खरीदे तो देखते हैं। ये आपके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है, कोई डील करवाएं। ये भी अच्छा आइडिया है कि वो अगर हमसे जहाज़ खरीद लें तो हमारी अप्रोच थोड़ी सी बदल जाए। और पिछले दौर में मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और सरप्राइजिंगली इट केम फ्रॉम द मिलिट्री। हम सारी उम्र से क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं कि मिलिट्री डज नॉट वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया। तो कमर बाजवा को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उनके बकौल इमरान खान वाज फुल्ली ऑन बोर्ड कि हम अच्छे ताल्लुकात करें, हमारी इकानमी इजाज़त नहीं देती कन्फ्रंटेशन की, तो कश्मीर इशू को हम फ्रीज़ कर दें 20 साल के लिए। और नरेंद्र मोदी वाज विलिंग टू कम टू पाकिस्तान और ट्रेड रिलेशन, स्पोर्ट्स रिलेशंस, इनको हम बहाल कर दें। आई थिंक इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आती कि हमारे यहाँ खौफ क्या है। क्या खौफ ये है कि इंडिया अखंड भारत चाहता है? हमारे बहुत सारे सीनियर दोस्त जो हैं, जर्नलिस्ट हामिद मीर जैसे इवन, वो अभी तक अखंड भारत के उस खौफ में मुब्तला हैं। और अखंड भारत भी नेपाल को भी उसमें शामिल कर, नेपाल को तो नहीं तब तिब्बत तक को शामिल कर लेते हैं कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को भी चाह रहा है कि वो दोबारा आ जाए, हमारा हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान भी बन जाए, अफ़गानिस्तान भी बन जाए। अब इसको क्रिटिकली नहीं देखते कि यार अगर इंडिया ने अखंड भारत बनाना होता तो 71 वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बंगाली आपके इतने ग्रेटफुल थे उस वक्त, वो कह देते बंगालियों को भी ठीक है आ जाओ भाई तुम इंडिया का हिस्सा बन जाओ। उस वक्त अगर उन्होंने नहीं किया, पाकिस्तान की जो हॉस्टाइल पॉपुलेशन है 23 करोड़ की, उसको वो अपना हिस्सा बना के क्या बाकी इंडिया को तबाह करना चाहते हैं? They don't think along these lines. नहीं, आप 23 करोड़ की आवाम को ही हॉस्टाइल कर रहे हैं या समझ रहे हैं? मतलब अगर आबादी की अक्सरियत हॉस्टाइल है तो मतलब 10% भी अगर हॉस्टाइल हो तो क्या इंडिया को तबाह करने के लिए वो काफ़ी नहीं है? तो मतलब वो क्यों करेंगे? आम लोग कैसे तबाह कर सकते हैं? आम लोग नहीं, जैसे आप हमारे यहाँ कश्मीर को आप देख लीजिए कि 80 लाख की आबादी है, वैली ऑफ कश्मीर। उसको अगर कंट्रोल करने के लिए हमारा मीडिया जो है वो क्या कहता है जी 9 लाख फौजी हैं, कोई 8 लाख कहता है, कोई 7 भी कह देता है। अगर 80 लाख को कंट्रोल करने के लिए, उससे भी कंट्रोल मुश्किल से होता है, 7 लाख 8 लाख 9 लाख फौज चाहिए,
तो 23 करोड़ को कंट्रोल करने के लिए कितनी फौज चाहिए होगी? क्या सारे रिसोर्सेज वो फिर फौज पे ही लगाएंगे कि पाकिस्तानियों को कंट्रोल करना है भाई? सो दिस इज अब्सर्ड थियरी, और हमारे लोग अनथिंकिंगली इस पे बिलीव रखते हैं, इसलिए कि कल्चर नहीं है ओपन डिबेट का। अब मैं कई दफ़ा अपने शो में कह चुका हूँ कि यार हमारी सीरियसनेस या लैक ऑफ सीरियसनेस का अंदाज़ा इससे लगा लें कि 23 करोड़ के इस मुल्क में एक भी इंडिया पे हमारे यहाँ एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? हम होने नहीं देते शायद, कि वो फिर जो हमारा डोमिनेंट नैरेटिव है उसी को कहीं चैलेंज ना कर दे कि यार ये जो बात आप कर रहे हो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। यानी कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसको इंडिया के इकानमी का पता हो, वहाँ की सोसाइटी का पता हो, क्या चेंजेस आई हैं पिछले 20 साल में, 25 साल में, इंटेलेक्चुअल क्लास क्या सोच रही है, वहाँ की बिजनेस के क्या हालात हैं। तो हम गोया जहालत की बुनियाद पे इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं, और खौफ ऐसे हैं जिनको हम शायद कभी आर्टिकुलेट भी नहीं करते, अननोन खौफ हैं। तो भाई आपको 75 साल हो गए हैं और अब आपको 24 घंटे 24/7 जिसको कहते हैं, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई द क्रिएशन ऑफ योर कंट्री। अब आपको आगे देखना चाहिए। जैसे आइए रहमान मरहूम कहा करते थे कि नवाए वक्त जो है 1947 से एक ही इदारिया लिखता आ रहा है, तो हमें उस एक इदारिये से निकलना चाहिए कि इंडिया में भी लोग मरे नहीं जा रहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान हमारा हिस्सा बन जाए। दे रियलाइज़ कि उसके प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, उसके फ़वाइद नहीं हैं। मैं एक दफ़ा मैंने कोट भी किया, एक दफ़ा से ज़्यादा बल्कि, शाहिद सिद्दीकी एक मुसलमान जर्नलिस्ट हैं एंड ही इज़ एन अपोनेंट ऑफ द बीजेपी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और काफ़ी वेल नोन जर्नलिस्ट हैं। नई दुनिया एक मैगज़ीन निकालते हैं वो। उन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया एज चीफ मिनिस्टर। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि जी आप आरएसएस से तरबियत आपने हासिल की, तो आप क्या कहते हो अखंड भारत के बारे में? तो कभी मैं नहीं चाहता अखंड भारत, ये तो मुसलमानों की कुछ साजिश होगी, क्योंकि अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, क्योंकि मुसलमानों का तो माशाल्लाह बर्थ रेट भी ज़्यादा है, तो हिंदुओं का बर्थ रेट काफ़ी कम है। अब तो जिनका हम मजाक उड़ाया करते थे बंगाली, अब आप देखिए कि उनका बर्थ रेट भी हमसे कम है। पहले हम क्या उनका मजाक उड़ाते थे कि ये तो खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। सो अब वो 16 करोड़ हैं और हम 23 करोड़ हैं। तो इंडिया को क्या हासिल होगा बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को अपना हिस्सा बनाकर? तो हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 75 साल हो गए, अब हमें नॉर्मल रिलेशन रखने चाहिए, और ये जो ऑब्सेशन है हमारी कश्मीर के साथ, उसका तनकीदी जायज़ा लेना चाहिए कि इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, कश्मीरियों को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जो कहते हैं ना कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक रैशनल तरीके से वो होना चाहिए। रिटायर्ड एम्बेसडर्स को भी बुला लें, जो हमारे यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा हैं, कॉलेजों के असातिज़ा हैं, आम लोग हैं, उनको भी बुला लें। मेरा मीडिया जो है, ले जियो दुनिया, ये जो चैनल्स हैं, लेट देम ऑर्गेनाइज ओपन डिबेट्स। व्हाट आर वी अफ्रेड ऑफ? इतना इम्पॉर्टेंट इशू है, लाइफ एंड डेथ इशू है, इस पर क्यों नहीं हम डिबेट कर सकते? सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को बुलाएं, जिसके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे उसी को लोग बिलीव करेंगे। तो चूँकि हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया, इस वजह से हमारे पॉलिटिशियन इसी वजह से खौफ का शिकार रहते हैं कि हमने अगर ये कर लिया तो ये हो जाएगा, लोग उठ खड़े होंगे, हमें गद्दार कहेंगे। इमरान खान का जैसे है कि शाह महमूद कुरैशी ने कन्विंस किया इमरान खान को। पहले तो वो बड़े खुश थे कि ठीक है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो जाएं तो इकानमी इंप्रूव हो जाएगी, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा ना 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 ना, इधर ना जाना, इससे तो आपको लोग कहेंगे गद्दार है, इसने कश्मीर बेच दिया, इसने ये कर दिया, उसने। अब क्वेश्चन ये, जो चीज़ आपके पास है नहीं उसको कैसे बेच दिया आपने?